हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ हेनरीज लॉ। उसके एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे थे एंड उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने पढ़े थे। गाइस, अब हमें इस लेसन के इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलना है। धीरे धीरे करके हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना है, उसी की तैयारी करना है हमें। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंट्रेंस में जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट बोर्ड में भी उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रॉबर्ट्स लॉ। लेकिन रॉबर्ट्स लॉ पे जाने से पहले हम लोगों को एक कंसेप्ट को रिवाइज करके रखना है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये कंसेप्ट आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, दैट इज़ वेपर प्रेशर। नाउ वेपर प्रेशर का मीनिंग होता क्या है? तो वेपर प्रेशर का मीनिंग हम लोग कुछ ऐसे दे सकते हैं, द प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with the liquid is called as वेपर प्रेशर। इसे हम लोग Vp से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी कहते हैं। देखिए ये कैसे आ सकता है, ईच एंड एवरी लिक्विड हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ इवोपरेशन। गाइस, पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद हर एक लिक्विड इवोपरेट होता है, बराबर है। जैसे कि मान लीजिए कि इस कंटेनर में मैंने लिक्विड को रखा एंड ये कंटेनर अगर ओपन है, ये कंटेनर कैसा है? अभी ओपन कंटेनर है ना, ये कंटेनर ओपन है, ठीक है ना। ओपन कंटेनर में अगर आप लोगों ने इन मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचा, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ये क्या हो जाएंगे? इवोपरेट हो जाएंगे एंड इवोपरेट हो जाएंगे तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे। ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को हम लोग कहेंगे टेंडेंसी ऑफ द इवोपरेशन। बराबर है, इवोपरेशन हो गया। नाउ सपोज करिए कि इसी कंटेनर में हम लोगों ने लिक्विड को रखा एंड कंटेनर को कर दिया मैंने क्लोज। नाउ कंटेनर को अगर मैंने क्लोज कर दिया तब भी पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। जी हाँ, इसके वेपर्स बनना चालू हो जाएंगे। लेकिन अब ये वेपर बाहर जाएंगे क्या? नहीं, अब ये वेपर्स एस्केप नहीं होंगे इस कंटेनर से, क्योंकि कंटेनर क्लोज है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो एरिया प्रेजेंट है, इस एरिया में यू विल ऑब्टेन अ प्रेशर विच इज़ डेवलप बाय द वेपर्स। तो यहाँ पर जो वेपर्स हैं, इन वेपर्स के कारण जो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। लेकिन ज़रा सोचिए, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कब आई? इक्विलिब्रियम आने के बाद। जब कंटेनर ओपन था तो सिर्फ इवापोरेशन हुआ, हाँ हो गया। नाउ यहाँ पर कंटेनर जब क्लोज है तो इवापोरेशन होगा, डेफिनेटली होगा। एंड इवापोरेशन होने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन। नाउ एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आएगा। एंड इस इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग देखते हैं तो इक्विलिब्रियम पे लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो वेपर्स के कारण प्रेशर डेवलप हुआ है, इससे हम लोग क्या कहने वाले? वेपर प्रेशर कहने वाले, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ये हर एक लिक्विड की क्या है? एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी है। एंड वेपर प्रेशर को अब आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं, या फिर सिंपली हम लोग इसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, बराबर है। नाउ एक चीज़ याद रखिए, हमेशा प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर उसमें सॉल्यूशन के मुकाबले ज़्यादा होता है। प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर हमेशा उसी में कोई अगर सोल्यूट आपने डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाए तो उसके मुकाबले क्या होता है? ज़्यादा होता है। कैसे होगा? धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। इसमें पहला जो पॉइंट, पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट क्या? नेचर ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट, या फिर इसे हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो, राइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये हम लोग पढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, ये प्योर लिक्विड है,
है, ये प्योर लिक्विड है। एंड इस प्योर लिक्विड में अब आप लोग जरा सोचिए कि वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा और कब कम होगा। यहाँ पर सपोज करिए कि ये लिक्विड है ए का, तो इसका मतलब है दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ए। गाइस जरा सोचिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ए एंड ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बराबर है, ये फोर्स अगर वीक होगा, ये फोर्स अगर वीक होगा तो ये मॉलिक्यूल इजीली टूट जाएगा एंड वेपराइज होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे केस में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, एज अ रिजल्ट वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये कि जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब प्रेजेंट होंगे तो ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि वो जो लिक्विड है वो लिक्विड ऐसा होगा वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ऐसे लिक्विड्स जिनका वेपराइजिंग पॉइंट या फिर यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट ये काफ़ी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनमें इंटरेक्टिंग फोर्सेस काफ़ी वीक होता है, जैसे अल्कोहल्स। नाउ अल्कोहल्स की बात अगर करें तो इसमें आप लोग इथेनॉल ले सकते हैं, दैट इज इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला C2H5OH है। देन इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल है। बाकी के जो अल्कोहल्स है वो भी इजीली वेपराइज हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें ईस्टर्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट नाम का जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड्स हम लोग पढ़ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोलेटाइल यही होता है, ऐसे माना जाता है। यह है इसका फॉर्मूला, राइट। इसके अलावा कीटोन्स में एसीटोन, देन ईथर्स, अल्डिहाइड्स, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स है, जैसे अल्केन्स की भी अगर आप लोग बात करते हैं तो अल्केन्स भी क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। पेट्रोल, डीजल आपको पता है कि कम टेम्परेचर पे भी इवापोरेट हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, वोलेटाइल है ना। अब ये जो वोलेटाइल है, देखिए वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है एंड वोलेटाइल होने के कारण ये वेपराइज जल्दी होंगे, बराबर है। ये वेपराइज जल्दी होंगे, इसका मतलब ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे एंड ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो वोलेटाइल लिक्विड्स है, वोलेटाइल लिक्विड्स हैव हाई वेपर प्रेशर देन नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स कैसे नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स? फॉर एग्जांपल H2O वोलेटाइल है लेकिन लेस वोलेटाइल है, काफ़ी ना के बराबर। ओपन कंटेनर में पानी को रखिए तो दिन भर में सिर्फ थोड़ा सा ही पानी इवापोरेट हो सकता है, पूरा का पूरा होगा क्या? नहीं। देन इसके अलावा अगर हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की बात करते हैं तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है ये भी नॉन वोलेटाइल होते हैं। एंड इसके अलावा कई सारे सोलूट्स हैं, सॉलिड्स हैं, बराबर है, ये भी क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसमें हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीकर है तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा जो फैक्टर होता है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ सोलूट। नाउ नेचर ऑफ सोलूट, देखिए सोलूट कौन होता है, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है या फिर सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे हम लोग सोलूट कहते हैं। गाइस सोलूट के बारे में सोचिए, सोलूट का नेचर कैसे हो सकता है, तो दो टाइप का हो सकता है। अगर सोलूट वोलेटाइल होगा तो, एंड अगर सोलूट नॉन वोलेटाइल होगा तो, बराबर है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। किसी लिक्विड में, किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये है H2O, आप लोग इसमें कैम्फर ऐड कर रहे हैं, देखिए ये ऐड तो होगा नहीं लेकिन कैम्फर वोलेटाइल होता है। एंड इफ अगर आप लोग दूसरे केस में वाटर में शुगर ऐड करते हो, आप लोग सोचिए ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, किस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा? ऑब्वियसली इस केस में ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके सॉल्यूशन के सरफेस से पानी तो वेपराइज होगा नहीं, तो यहाँ से कैम्फर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, वेपराइज होंगे, वेपर्स बनाएंगे एंड देयरफॉर यहाँ पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन शुगर का मॉलिक्यूल तो नॉन वोलेटाइल है, तो शुगर का मॉलिक्यूल अगर नॉन वोलेटाइल है तो ऐसे केस में ये वेपराइज होगा नहीं एंड जिसके कारण वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा नहीं। तो सोलूट अगर वोलेटाइल है तो इसका मतलब ये कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंड अगर सोलूट नॉन वोलेटाइल है
तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है गाइस, डिक्रीज हो जाता है। इसमें इसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट हम लोग देते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ द सोल्यूट। तो जैसे जैसे यू कैन से दैट कि व्हेन नॉन वोलेटाइल, व्हेन concentration of a solution containing non-volatile solute is increases, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, चलिए देखिए, अगर मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन है वाटर एंड इसमें है शुगर, लेकिन शुगर मैं ये ले लेता हूँ 100 ml पानी एंड इसमें 1 ग्राम शुगर। फिर उसके बाद मैं 100 ml पानी ले लेता हूँ एंड 10 ग्राम शुगर। देखिए दोनों ही केस में शुगर की अगर हम लोग बात करें तो शुगर नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ से वेपराइज कौन होगा, सिर्फ पानी, इफ पॉसिबल होगा तो। लेकिन यहाँ पे देखिए शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लिया हमने, तो शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस लिक्विड के सरफेस को क्या करके रखेंगे, कवर करके करेंगे। यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो पानी के मॉलिक्यूल का वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एंड देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये भी तो हो गया कि अगर यहाँ पर वोलेटाइल सोल्यूट आपने डिसॉल्व कराया होता तो ऐसे केस में क्या हो जाता, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कैसा सोल्यूट हम लोग डिसॉल्व करा रहे हैं। देखिए ये सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड ये अगर पानी है तो यहाँ पे सिंपली वाटर है, तो ऐसे केस में इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। गाइस अब एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, ये है प्योर सॉल्वेंट एंड इसमें सॉल्यूशन है ना, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर मैं P01 से देता हूँ, P01 मतलब क्या, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड यहाँ पर देखिए P1, अब हम लोग इसे कह देते हैं P1 या फिर इसे P1 कह देता हूँ मैं। इसे अगर मैंने P1 कह दिया तो यू विल ऑब्जर्व कि P1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, या फिर आप लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन है, इन द सॉल्यूशन। तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा मिलेगा, इसका। मतलब ये कि यू विल ऑब्जर्व कि P01 इज ग्रेटर देन P1, बराबर है। अगर हम लोग इसे P कहते हैं तो P होगा, P1 कहेंगे तो P1 होगा। एंड देयरफॉर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इतना है। सो देयरफॉर इस डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा P, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा P हो जाएगा। एंड ये जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग कहते हैं, जो हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग। देन चौथा फैक्टर जो होता है, ये फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में ये कहा जाता है कि टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जी हाँ, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर आप लोग बढ़ाएंगे इवोपरेशन बढ़ जाएगा। इवोपरेशन बढ़ेगा तो ऐसे केस में ज़्यादा वेपर्स बन के आएंगे, एंड ज़्यादा वेपर्स बन के आ गए तो वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सो देयरफॉर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता है गाइस, बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर क्या है एंड कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझ के रखी है। आगे हमें राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, ये उसकी तैयारी थी। तो वेपर प्रेशर में एक चीज़ याद रखिए, हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होता है इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज राउल्ट्स लॉ। अब ये जो राउल्ट्स लॉ है ये हम लोग दो लेवल में पढ़ते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, और यू कैन से वोलेटाइल सोल्यूट, बराबर है।
वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हम लोग पढ़ते हैं। एंड इसमें कंडीशन क्या होती है, इस राउल्ट्स लॉ का कहना क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं और फिर इससे एक्सप्लेन कर देते हैं। इस राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसका स्टेटमेंट ये होता है कि इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of that pure component multiplied by its mole fraction in the solution है। ये इसका स्टेटमेंट है, बहुत कुछ कहता है लेकिन हम लोग अभी इसके तरफ ध्यान नहीं देते। इस स्टेटमेंट का हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन समझते और बाद में देखते कि ऐसा कुछ है या नहीं है। कैसे? कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। सपोज करिए कि आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट A1 है एंड A2 है। देखिए ये कंपोनेंट्स है ये कंपोनेंट्स, और ये दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है। सपोज करिए कि इनका पार्शियल वेपर प्रेशर अगर हम लोग देते हैं बाय P01, देते हैं बाय P1, इनका पार्शियल वेपर प्रेशर मैं देता हूँ बाय P1 एंड इनका पार्शियल प्रेशर A2 का पार्शियल प्रेशर मैं देता हूँ बाय P2। एंड सपोज करिए कि इसका वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन अगर इसका P01 है, राइट, एंड A2 का P02 है, एंड इनका मोल फ्रैक्शन अगर मैं x1 देता हूँ एंड इसका मोल फ्रैक्शन मैं x2 देता हूँ। देखिए कंडीशन, हम लोगों ने एक बाइनरी सॉल्यूशन को इमेजिन करा है जिसमें कंपोनेंट कौन है, A1 एंड A2 एंड P1 एंड P2। ये क्या है, इनके पार्शियल वेपर प्रेशर्स है, बराबर है, पार्शियल वेपर प्रेशर्स है। एंड इनके जो वेपर प्रेशर्स प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, P01 एंड P02 रिस्पेक्टिवली, एंड इनका मोल फ्रैक्शन है x1 एंड x2। तो अब रावर्ट्स लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1 होता है, एंड P02 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2 आता है। देखिए क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट, इसी का वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन है। ये कहता है राउल्ट्स लॉ, देख लीजिए, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन is equal to the vapor pressure of that pure component multiplied by its mole fraction in the solution। तो P1 is equal to P01 into x1 हो गया, एंड P2 is equal to क्या हो गया, P02 into x2 हो गया। सपोज करिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर यहाँ तक? नाउ अगर हम लोग डाल्टन्स लॉ की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद करिए, पढ़ा होगा कभी। अब आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है, ये देखिए, ये इन दोनों का सॉल्यूशन है, इसके कारण भी प्रेशर है, इसके कारण भी प्रेशर है, तो इस सॉल्यूशन पे टोटल प्रेशर कितना हो गया, तो सर P1 प्लस P2 का हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर इज, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एंड इसका मतलब ये कि P इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2 हो जाएगा। चलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ। लेकिन जरा सोचिए, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन
फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 हमेशा क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता, जरा आप लोग सोचिए। एंड हेंस यू कैन से दैट x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x2 हो जाएगा। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 होगा, उसके साथ भी हम लोग जा सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया, x1 की वैल्यू को पुट कर दिया, तो p इज इक्वल टू p नॉट 1 इंटू 1 माइनस x2 हो गया 1 माइनस x2 प्लस p नॉट 2 इंटू x2। तो इसे सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, तो p नॉट 1 माइनस p नॉट 1 इंटू x2 हो गया प्लस p नॉट 2 इंटू x2 हो गया। इसे मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, ये कॉमन है और ये प्लस है। देखिए ये ऐसा हो जाएगा p नॉट 2 माइनस p नॉट 1 इंटू x2 प्लस क्या हो जाएगा p नॉट 1। ये है राउल्ट्स लॉ, टोटल वेपर प्रेशर। ये टोटल प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का। टोटल प्रेशर क्या आ गया p नॉट 2 माइनस p नॉट 1 इंटू x2 प्लस p नॉट 1। अब यहाँ पर टर्म्स को समझिए। जनरली हम लोग 1 ये यूज़ करते फॉर सॉल्वेंट, बराबर है। 1 किसके लिए यूज़ करते फॉर सॉल्वेंट एंड 2 किसके लिए यूज़ करते फॉर सॉलिड। 1 की जगह A एंड 2 की जगह B आपको किसी बुक में मिल गया तो कंफ्यूज नहीं होना। अब आप लोग सोचिए अगर आप लोगों ने इसके साथ चले गए विथ x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो ऐसे केस में वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऐसे केस में इक्वेशन बन जाएगा p इज इक्वल टू p नॉट 1 इंटू x1 प्लस p नॉट 2 इंटू 1 माइनस x1। करिए इसे सॉल्व, ये क्या हो जाएगा p नॉट 1 इंटू x1 हो जाएगा प्लस p नॉट 2 माइनस p नॉट 2 इंटू x1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो p नॉट 1 माइनस p नॉट 2 इंटू x1 कॉमन हो गया प्लस क्या हो गया p नॉट 2 हो गया p नॉट 2। ये भी राउल्ट्स लॉ है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कभी एंट्रेंस में पूछा कि इनमें से कौन सा इक्वेशन आपको राउल्ट्स लॉ बताता है, तो ये दोनों बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यूज हम लोग चेंज करा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए गाइस। क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ हमें ये कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसके बराबर होता है, तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट, उसी का प्योर कंपोनेंट जो होगा उसका प्योर वेपर प्रेशर एंड इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब यहाँ से एक चीज़ के तरफ ध्यान दें। आप लोगों को एक चीज़ पता चलती है कि ये जो दो वैल्यूज़ है, ये दो वैल्यूज़ कैसे रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी ना, बराबर है। ये दो वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि प्योर कंपोनेंट थे तो ऑब्वियसली उनका वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जब आप लोग ग्राफ को प्लॉट करोगे, देखिए इस ग्राफ को बराबर समझेंगे। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर x2, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के साथ अगर आप लोग इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हो, सपोज करिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ x1 की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर कर दी 1 एंड यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सोचो जब आपके पास x1 की वैल्यू 1 है, तो ऐसे केस में आप लोग ज़रा सोचिए, आपके पास x2 की वैल्यू जब 0 रहेगी तो ऐसे केस में जो वेपर प्रेशर रहेगा, ये वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, इसका होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1 एंड P2 इज इक्वल टू क्या है, P02 इंटू x2 एंड P का मतलब क्या है, इन दोनों का सम, दैट इज P01 x1 प्लस P02 x2। अगर आपके पास x2 0 है गाइस, सोचिए x2 की वैल्यू अगर 0 है तो ये टर्म क्या हो गई 0, मतलब x1 क्या है 1 है। तो P इज इक्वल टू, ये जो प्रेशर आ रहा है, ये जो P है ये किसके बराबर हो जाएगा, P01 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप लोग ज़रा सोचिए। ये हम लोग कह देंगे P1 है
एंड इफ सेकेंड कंडीशन, जब हम लोग x1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सर x2 जब 1 हो जाएगा तो ऐसे केस में जो प्रेशर आएगा, ये लो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा P02। देखिए जब आप लोग x1 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा, तो ऐसे केस में P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P02 के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग क्या कह देंगे P2। एंड इन दोनों का सम अगर हम लोग करते हैं, ये देखिए इन दोनों का सम, ये हो गया इन दोनों का सम, दैट इज P1 प्लस P2, मतलब P01 x1 प्लस P02 x2। ये सॉल्यूशन कैसा है आइडियल। सर अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना ही है, तो इस ग्राफ को जरा अच्छे से समझ के रखेंगे। जब आप लोग वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हो, ये सॉल्यूशन के लिए है। जब आपके पास x1 की वैल्यू 1 है तो उसी टाइम पे x2 क्या है 0 है, एंड इस टाइम पे आपके पास जो टोटल प्रेशर मिलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा P01 के बराबर हो जाएगा। एंड जब आपके पास x1 इज इक्वल टू 0 रहेगा तो x2 इक्वल टू 1 रहेगा। तो इसका मतलब ये ऐसे केस में आप लोगों को जो प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा P02 के बराबर हो जाएगा। अब इस ग्राफ की आप लोगों को ग्राफिकल स्टडी करके दिखानी है। इस ग्राफ की हमें ग्राफिकल स्टडी करके दिखानी है। कैसे स्टडी करके दिखानी है ये हमारे नोट्स में दिया हुआ है। कैसे, कौन कौन से ग्राफ की स्टडी हम लोग करते हैं। पहला ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ है आपके पास फॉर P01 वर्सेस x2, P01 वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ आपको कह रहा है कि P इज इक्वल टू P01 हो सकता है एट x2 इज इक्वल टू 0 एंड P इज इक्वल टू P02 हो सकता है एट x2 इक्वल टू 1। तो ये होता है कि नहीं होता, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। कैसे, P इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2, ये इक्वेशन है। हमें क्या कहता है कि P इज इक्वल टू P01 के बराबर होगा जब x2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हाँ ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर x1 इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। तो ऐसे केस में P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P01 डेफिनेटली हो जाएगा। एंड व्हेन x2 इज इक्वल टू 1 रहेगा तो x1 इक्वल टू 0 रहेगा, तो P इज इक्वल टू क्या रहेगा P02 रहेगा है। P इज इक्वल टू क्या रहेगा P02 रहेगा। बिल्कुल रहेगा कि नहीं रहेगा, सोचिए। सेकेंडली दूसरे ग्राफ की स्टडी हमारे पास दी है, दैट इज फॉर P1 वर्सेस x1, P1 वर्सेस x1 स्ट्रेट लाइन के लिए। इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि P1 इक्वल टू 0 होता है कब, एट x1 अगर 0 है, एंड P1 इज इक्वल टू P01 होता है अगर x1 इज इक्वल टू 1 है क्या। चेक करते हैं। देखिए आपके पास P1 क्या है P01 इंटू x1। जब P01 इज इक्वल टू 0 आएगा कब, जब x1 0 करोगे आएगा। x1 जब 0 करेंगे तो ऐसे केस में P1 इज इक्वल टू 0 ही बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा गाइस, सोचिए ज़रा। एंड जब x1 इज इक्वल टू 1 करोगे तो ऐसे केस में P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P01 हो जाएगा। तो फिर एक ग्राफ और बच जाता है ना, दैट इज फॉर P2 वर्सेस x2, P2 वर्सेस x2। दिस इज P2 वर्सेस x2 का स्ट्रेट लाइन है। ये थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, मेरे हाथ से ऐसा हो गया, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, तो P2 इज इक्वल टू 0 जब x2 इज इक्वल टू 0 रहेगा, एंड P2 इज इक्वल टू P02 रहेगा जब x2 इक्वल टू 1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2 होता है। देखिए व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, अगर आपने x2 की वैल्यू 0 कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एंड व्हेन x2 इक्वल टू 1 कर दिया तो ऐसे केस में P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P02 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसके लिए, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों के दोनों कंपोनेंट सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट क्या थे, वोलेटाइल थे। बराबर याद रखना है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था टोटल वेपर प्रेशर का। टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था गाइस, कि P इज इक्वल टू P02 माइनस P01
इंटू x2 प्लस P0 1, ऐसा कुछ आया था कि नहीं आया था, बराबर है। ये जो फॉर्मूला आया होगा आप लोगों को इसे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है गाइस। सो क्लियर है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। गाइस अब हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को समझा वोलेटाइल सोल्यूट के केस में। अब हम लोग एक और कंडीशन को समझते हैं जिससे हम लोग हेडिंग देंगे कंपोजिशन ऑफ अ वेपर। कंपोजिशन ऑफ वेपर, इसके ऊपर भी एंट्रेंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जांपल मैंने लिख के रखे हैं, सॉल्व करेंगे। लेकिन कंपोजिशन ऑफ वेपर के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, पहले ये सोचिए। सपोज करिए कि आप लोगों ने कंपोनेंट लिया A1, एक कंपोनेंट लिया, तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर बन के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज P01 और यू कैन से P0A। अगर आप लोगों ने दूसरा कंपोनेंट लिया A2, तो इसका भी वेपर प्रेशर बन के आएगा जिसे हम लोग P02 कहेंगे ऑब्वियसली। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आप लोग ज़रा सोचिए आपके पास क्या बन के आ गया, सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन बन के आ गया ना। जब ये सोल्यूशन बन के आएगा तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा, ये वेपर प्रेशर वेपर के स्टेट में होगा ना, मतलब यहाँ पे वेपर्स बनेंगे। हाँ, अब ये जो वेपर्स बने होंगे, क्या ये वेपर्स अकेले A2 के होंगे या फिर अकेले A1 के होंगे, क्या नहीं, मतलब दोनों के होंगे। तो इनमें सॉल्यूशन में तो इनका कंपोजिशन कुछ अलग ही होगा जिसे हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं, दैट इज x1 एंड x2 कहेंगे, बराबर है। ठीक वैसे वेपर्स में भी इनका कंपोजिशन जाएगा, कैसे जाएगा ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ ऐसे, मतलब y1 ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट A1 इन द वेपर, या फिर हम लोग कंपोनेंट 1 कह सकते हैं। एंड y2 क्या हो जाएगा, इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट 2 इन द वेपर हो जाएगा। मतलब ये कि हम लोग जो कंपोजिशन ऑफ द वेपर निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P एंड P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P। देखिए यहाँ पर सारी टर्म को समझते हैं। Y1 का मतलब मैंने क्या कहा कि इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन अ वेपर फेज, ठीक है। देन इसके बाद P1, तो P1 क्या हो जाएगा, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, कंपोनेंट 1 हो जाएगा। एंड P इज़ व्हाट, इट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर, इट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर। सिमिलरली Y2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, Y2 का मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन अ वेपर हो जाएगा, इन अ वेपर। P2 ये क्या हो जाएगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 हो जाएगा। एंड P यहाँ पर आपको पता है कि ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके और एक्चुअली अब हमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिर्फ वेपर्स में कंपोजिशन पूछता है या फिर वेपर्स के साथ साथ सॉल्यूशन में, मतलब लिक्विड स्टेट में पूछता है। इसके हिसाब से हम लोग राउल्ट्स लॉ एंड इस लॉ को कंबाइन यूज करके दिखाएंगे एंड कंपोजिशन इन द वेपर्स हम लोग फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। देखिए कंडीशन समझ में आई, कंपोजिशन ऑफ वेपर ये सॉल्यूशन के कंपोजिशन के मुकाबले अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि ये देखिए ये सॉल्यूशन बना लिया हम लोगों ने, तो सॉल्यूशन में अगर वेपर्स नहीं है तो ऑब्वियसली वेपर्स में कंपोजिशन 0 है, मतलब पूरा का पूरा कंपोजिशन कहाँ पर है, सॉल्यूशन में। लेकिन उसमें से थोड़ा वेपराइज अगर होना चालू हो गया तो कंपोनेंट 1 भी वेपराइज होगा, कंपोनेंट 2 भी वेपराइज होगा। एंड देयरफॉर इस वेपर में आप लोगों को इन दोनों के कंपोनेंट्स मिलेंगे, जिससे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन कहा। कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन Y1 वेपर स्टेट में, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन Y2 इन द वेपर स्टेट, बराबर है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उस क्वेश्चन का कहना क्या है, जरा पढ़िए तो सही, फिर चेक करते हैं कि लागू होता है या नहीं इसके ऊपर डाल्टन्स लॉ एज वेल एज राउल्ट्स लॉ। क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड एंड
ए एंड बी, दो प्योर लिक्विड्स है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mmHg and 700 mmHg respectively at a 350 degree Kelvin. Find the composition of liquid and vapor, दोनों जगह पे फाइंड आउट करना है। Find the composition of the liquid and vapor if total vapor pressure is 600। अब आपके पास क्या क्या गिवन है जरा सोचिए। आपके पास P0A, इसे मैं कह देता हूँ P01, ये कितना दिख रहा है 450 mmHg, ठीक है, ये वाली वैल्यू गिवन है। तो सेकेंड वाले का भी गिवन है। P0B का प्रेशर मैं P02 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला जब पढ़ा था राउल्ट्स लॉ का तो P01 एंड P02 लिया है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, 1 की जगह पे A एंड 2 की जगह पे B रह सकता है। ये कितना है 700 mmHg, ठीक है, एंड P की वैल्यू टोटल प्रेशर कितना है हमारे पास 600 mmHg। आप लोगों को कंपोजिशन इन वेपर, कंपोजिशन इन अ लिक्विड ये फाइंड आउट करना है। कंपोजिशन इन अ लिक्विड फाइंड आउट करने का मतलब उनके मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करके देने लिक्विड स्टेट में, एंड कंपोजिशन इन वेपर स्टेट ये भी फाइंड आउट करके देना है, ठीक है, मतलब y1 एंड y2 फाइंड आउट करके देना है। तो पहले लिक्विड के बारे में सोचिए, सर कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। हमारे पास एक प्रेशर देखिए P01, P02 एंड P, इन सबको रिलेट करने वाला फॉर्मूला है क्या है P इज इक्वल टू P02 माइनस P01 इंटू x2 प्लस क्या होता है P01, याद है रॉबर्ट्स लॉ, ये आप लोगों ने पढ़ के रखा है। तो फिर अब वैल्यूज पुट करके देखिए, P02 की वैल्यू कितनी है आपके पास 700 माइनस P01 की वैल्यू कितनी है 450, ये कितना है 600 है, इंटू x2 है क्या, नहीं हमें तो x2 एंड x1 ही फाइंड आउट करना है। तो सर x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। P01 कितना है आपके पास 450 है, ये देखिए इसे सॉल्व करिए, ये कितना आ रहा है 250, ये है 600, x2 है प्लस 450, इस 450 को इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 250 x2, तो x2 इज इक्वल टू व्हाट, तो x2 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 250, आई थिंक ये आता है 0.6, ये आता है 0.6। नाउ ये अगर 0.6 आ गया तो अब आप लोग जरा समझिए, फॉर बाइनरी सोल्यूशन x1 प्लस x2 हमेशा क्या होता है 1, तो x2 आ गया आपके पास, तो x1 इज इक्वल टू क्या 1 माइनस x2, तो 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। देखिए x1 आ गया, x2 आ गया, कंपोजिशन इन लिक्विड मिल गया, बराबर है, कंपोजिशन इन लिक्विड मिल गया, ठीक है। अब वेपर स्टेट में फाइंड आउट कर देते हैं, दैट इज वेपर कंपोजिशन। वेपर कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता है P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी होता है एंड P2 इज इक्वल टू y2 इंटू पी होता है। एक चीज़ और याद रखिए, P1 का मतलब P01 इंटू x1 होता है, एंड अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2 होता है। सिमिलरली एक और चीज़ की तरफ ध्यान रखेंगे कि y1 प्लस y2 ये भी कितना रहेगा 1 रहेगा। अब इसे देखिए, इसे कंपेयर करते हैं, y1 निकालना है तो y1 इज इक्वल टू क्या हो गया P1 डिवाइडेड बाय P हो गया, y1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P। P1 क्या है P01 इंटू x1 डिवाइडेड बाय P। P01 कितना है आपके पास, P01 आपके पास है 450 इंटू x1 कितना आया, x1 आपके पास आया 0.4 एंड P कितना है गाइस 600। करिए कैलकुलेट, इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये आपको मिलता है 0.3। नाउ इफ y1 इज इक्वल टू 0.3 मिलता है तो नाउ y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 है, सो देयरफॉर y2 इक्वल टू 1 माइनस y1 है, तो 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 है। इस तरीके से हमें रॉबर्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर को कॉम्बिनेशन में यूज़ करके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। होप सो गाइस कि ये क्लियर हो रहा है, न्यूमेरिकल होना ही चाहिए, एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अब इस न्यूमेरिकल का कहना क्या है जरा देखिए,
द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। इथेनॉल का वेपर प्रेशर ये है 44.5 mmHg एंड मिथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना है 88.7 mmHg, ठीक है। एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। आइडियल सॉल्यूशन क्या है सर, थोड़ी देर पहले भी आया था, आएगा, आज हमें पढ़ना है। एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एट द सेम टेम्परेचर by mixing 60 ग्राम इथेनॉल विथ 40 ग्राम मिथेनॉल। 60 ग्राम इथेनॉल, इथेनॉल ज़्यादा है मतलब सॉल्वेंट हो गया, 40 ग्राम मिथेनॉल कम है मतलब सोल्यूट हो गया। कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है गाइस, हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। दैट इज मास ऑफ इथेनॉल। मास ऑफ इथेनॉल कितना है 60। मास ऑफ इथेनॉल अगर 60 है तो आप लोगों के पास मोलर मास आता है इसका, मोलर मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसका मोलर मास आपको मिलता है 46 ग्राम पर मोल। ऐसा क्यों, मोल फ्रैक्शन आएगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, क्योंकि हमें टोटल वेपर प्रेशर चाहिए। टोटल वेपर प्रेशर के फॉर्मूले को याद करिए, उसमें मोल फ्रैक्शन होता है। आपके पास मास ऑफ मिथेनॉल भी तो है, दैट इज मास ऑफ मिथेनॉल CH3OH कितना है, तो ये है 40 ग्राम। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, कार्बन का कितना 12 होता है, कार्बन का हो गया 12, 4 हाइड्रोजन, ये है 4 हो गए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। एंड ये कितना होता है 16, तो ये आ गया 32 ग्राम पर मोल, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंच जाते हैं। अब आपके पास वेपर प्रेशर भी है ना, दैट इज P0 इथेनॉल। P0 इथेनॉल को मैं P01 मान लेता हूँ, क्योंकि 1 हम लोग सॉल्वेंट के लिए लेते हैं। इथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना है, इट इज़ 44.5 mmHg। देन इसके बाद P0 मिथेनॉल, इसे मैं मान लेता हूँ P02, क्योंकि ये सोलूट है। ये कितना है आपके पास 88.7 mmHg। क्या निकालने के लिए कहता है, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सोचिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। टोटल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, P02 माइनस P01 इंटू X2 प्लस P01 होता है ये फॉर्मूला। X2 मतलब मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन के लिए तो मास एंड मोलर मास ऐसा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकलते, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इट इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 60, मोलर मास कितना है 46, ये आएगा 1.304 के आसपास, ठीक है। देन इसके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल भी निकलते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 40, मोलर मास कितना है 32। ये भी अगर हम लोग देखें तो ये 1.25 के आसपास आता है, जी हाँ ये है 1.25। आगे मोल, तो मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए। तो एक्स ऑफ इथेनॉल, तो एक्स ऑफ इथेनॉल मतलब क्या, तो सर एन ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब एन ऑफ इथेनॉल प्लस एन ऑफ मिथेनॉल। तो एन ऑफ इथेनॉल कितना है 1.304 डिवाइडेड बाय 1.304 प्लस 1.25। इसका आंसर आप लोग निकालिए तो इसका आंसर आपको मिलता है 0.5107। ये देखिए ये क्या हो गया x1, क्योंकि ये सॉल्वेंट है। तो फिर x ऑफ मिथेनॉल निकाल लीजिए, क्योंकि हमें तो ये चाहिए, देखिए ये चाहिए। हम लोग निकाल सकते थे पहले, इसको इससे निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो x ऑफ मिथेनॉल, तो x ऑफ मिथेनॉल कैसे होगा 1.25 डिवाइडेड बाय 1.34 प्लस 304 प्लस 1.25। या फिर ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे नहीं निकालते हम लोग। इसे कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एक्स ऑफ इथेनॉल बराबर है, बाइनरी कंपोनेंट है ना, तो 1 माइनस 0.5107, ये आप लोगों को मिलता है 0.4893, ये हो गया x2। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, देखिए टोटल प्रेशर क्या होगा P02। P02 क्या है, P02 आप लोगों के पास है 88.7 माइनस P01 44.5 इंटू x2 दैट इज 0.4893 प्लस P01 दैट इज 44.5। इसका आंसर अगर आप लोग चेक करते हो तो आपको मिलता है 66.127, एट 66.13 आप लोग कह सकते हो। इस तरीके से आप लोग टोटल वेपर प्रेशर निकाल के दिखा सकते थे सॉल्यूशन में, किसके, मिथेनॉल एंड इथेनॉल के।
क्लियर है ये गाइस? अब इस न्यूमेरिकल को देखिए क्या कहता है, एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इन mmHg ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, दो वोलेटाइल लिक्विड्स है ए एंड बी, इनके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये कैसे दिया है, बाय द इक्वेशन P इज इक्वल टू 120 माइनस 80 साई बी और जीटा बी कह सकते हैं आप लोग इसे, 120 माइनस 80 और एक्स बी कह दीजिए। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी पता है हमें, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी, हमें ए एंड बी का दोनों का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करके देना है। तो आपके पास गिवन में क्या है, P इज इक्वल टू 120 माइनस 80 इंटू एक्स बी है। आपको P नॉट 1 फाइंड आउट करके देना है, दैट इज P नॉट ए एंड P नॉट बी, ये फाइंड आउट करके देने के लिए कहा है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, तो P इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए होता है, देखिए 1 की जगह a यूज हो गया, प्लस P नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में आपको P नॉट ए एंड P नॉट बी फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए जब P नॉट ए फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक्स ए होगा, ऐसे केस में एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P दैट इज टोटल वेपर प्रेशर, P नॉट ए इंटू 1 प्लस ये क्या हो गया 0। तो फिर आप लोग सोचिए आपके पास जो P है दैट इज इक्वल टू P नॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया 120 माइनस 80 एक्स बी, तो एक्स बी क्या है 0 है, तो ये 0 हो गया, ये कितना आ गया 120 आ गया P नॉट ए। नाउ अब पुट करके देखिए, अब आपको चाहिए P नॉट बी, तो एक्स ए कितना हो जाएगा 0 एंड एक्स बी कितना हो जाएगा 1। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज P नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। तो 120 माइनस 80 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 40, दैट इज P नॉट बी, ये आपके पास कितना आ जाएगा गाइस 40 आ जाएगा। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करके देना था। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं रावर्ट्स लॉ के ऊपर, दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेपर के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे।